गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2। आज है पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था और उसके पूरे चैप्टर के सिलेबस के बारे में बताया था। सेकंड में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंडक्टर के बारे में। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। टाइप्स ऑफ कंडक्टर में हमने देखा था कि दो तरह के कंडक्टर होते हैं। एक तो होते हैं आपके मेटलिक कंडक्टर और दूसरे कौन से होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब मेटलिक कंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जिनको कि चालक कहा जाता है। यहाँ पर धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है इनमें। जबकि यहाँ पर धारा का प्रवाह जो होता है वो आयंस के द्वारा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन के द्वारा, और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि जिस सब्सटेंस को काम में ले रहे हैं वो आपका क्या होगा, केमिकली चेंज हो जाता है। इसके बारे में मैंने डिफरेंस वगैरह सारे आपको बता दिए हैं। ठीक, अब आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने के पहले अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य। ये जनरली साल्ट होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो कि सॉलिड स्टेज के अंदर तो क्या करते हैं, धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी सॉलिड स्टेट में। किंतु ये जब मेल्ट हो जाते हैं या इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, ये आयनों के द्वारा धारा को प्रवाहित करते हैं। क्लियर। अब इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों, स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब यहाँ पर ये है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि हर कंसंट्रेशन पे क्या होते हैं, अपने 100% डिसोशिएट हो जाते हैं, 100% आयनित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। यानी कि आपने अगर 1 मोल लिया है NaCl, तो 1 मोल NaCl में आपको 1 मोल Na+ आयन और 1 मोल Cl आयन, यानी कि पूरे 100% क्या होंगे, वो टूट जाते हैं। तो उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और एक वो है, जैसे आपने 1 मोल लिया है, लेकिन 1 मोल में से जैसे 0.5 मोल 0.2 मोल तो डिकम्पोज हुआ है, बाकी का डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तो उनको कहते हैं वीक, यानी कि जो पूर्णतः आयनित होते हैं, है ना, कंप्लीटली डिकम्पोज इन आयन। और ये पार्शली होंगे, पार्टली डिकम्पोज। अब ये कौन होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, या स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बने साल्ट होंगे, या स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से बने साल्ट होंगे, और या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने साल्ट होंगे। कोई भी एक पार्ट इसका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए साल्ट में। और ये कौन होंगे, वीक एसिड होंगे, वीक बेस होंगे, और वीक एसिड प्लस वीक बेस से बने साल्ट होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले। जैसे सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग एसिड देख लें। स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे आपका H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया, ये सारी क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है ना। ये आपके किस में चले जाते हैं, एस ब्लॉक के जो आपके एसिड और बेस होते हैं वो जनरली किस में चले जाते हैं, आपके बेस जो एस ब्लॉक के हैं वो सारी किस में जाएंगे, स्ट्रॉन्ग में जाएंगे। ये फुली क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जैसे इससे बनाते हैं, तो Na यहाँ पर आपका बेस हो गया NaOH, और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो क्या मिलेगा आपको, Na2SO4, NaCl, KCl, इस तरीके आपके एस ब्लॉक के जितने भी साल्ट हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में चले जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग तो एसिड है और वीक बेस है। वीक बेस में आपको पहले बता दूं मैं, जैसे NH4OH, ये आपका क्या होता है, वीक बेस होता है। ओके, इसके अलावा डी ब्लॉक के जितने भी आपके बेस हैं ये सारी वीक कैटेगरी में जाते हैं। और वीक एसिड में कौन जाएगा, तो कार्बनिक एसिड जितने भी हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है, फार्मिक एसिड है,
साइनिक अम्ल हैं SCN, ये सारी वीक एसिड में जाएंगे। अब आप इनसे बनाएं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, तो स्ट्रॉन्ग तो एसिड लिया जाएगा और वीक बेस लिया जाएगा। तो जैसे मैंने इसको वीक बेस ले लिया NH4 और इधर ले लिया मैंने H2SO4, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन होकर आपको क्या मिलेगा, साल्ट प्लस H2O, तो इन दोनों की रिएक्शन से आपको क्या मिला, अमोनियम सल्फेट। ठीक, फिर ये भी इसमें आपका एक पार्ट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये भी किसमें जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। और इस तरह से वीक एसिड लिया जाए, ठीक है, यहाँ से मैंने वीक एसिड लिया है कोई भी, और इधर से आपको क्या लिया गया है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाए। अगर Na और इसकी रिएक्शन करा दूँ मैं SCN के साथ, तो क्या हो जाएगा, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। ये आपके किस एग्जाम्पल में चले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग में। और इसी तरह से वीक एसिड वीक बेस की बात करें तो ये हो गया आपका अमोनियम एसीटेट, अमोनियम साइनाइड। तो बच्चों ये वो है जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस के जब करेंगे अपन, तो ये क्या होंगे, पूरी तरह से डिकम्पोज होते हैं। सारे ही जो मॉलिक्यूल है वो आयनों में डिकम्पोज हो जाएंगे, और यहाँ पर ये पार्सली होंगे, कुछ भाग इसका टूटेगा, कुछ भाग ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है ना। और इसके लिए आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने पढ़ा कितना होता है, तो वहाँ पर अपन क्या देखते हैं, अल्फ़ा है ना, एसोसिएशन जो आपकी मात्रा होती है डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन की, उसको किस तरह से निकालते हैं हम, इक्विलिब्रियम पे निकाला जाता है। तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स होंगे। समझ में आया बच्चों, इसको आप क्या करें, शॉर्ट में उतार लें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओके। अब इलेक्ट्रोलाइट के डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसको प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, अपघटन का मतलब डिकम्पोजिशन, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी चीज़ का डिकम्पोज हो जाना क्या कहलाता है, आपका विद्युत अपघटन कहलाता है। तो विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस द प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ decomposition of an electrolyte in ions by electricity। विद्युत धारा देने पर किसी विद्युत अपघट्य का आयनों में टूट जाना, जिससे बना है प्लस माइनस, उन आयनों में टूट जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। जैसे कि आपने NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया है और इसके अंदर आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, धारा प्रवाहित की, ओके। तो जैसे ही आप धारा प्रवाहित करोगे और ये किस में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में। ये डिकम्पोज होने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। वैसे इसको कम्प्लीटली अगर मैं बताऊं तो ये होगा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आयनों में डिकम्पोज हो जाना और डिकम्पोज होकर इलेक्ट्रोड तक गमन करना, इलेक्ट्रोड तक मूव करना, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। यानी कि इसमें दो प्रोसेस होते हैं। पहला चीज़ क्या होता है, डिकम्पोजिशन इन आयन, और सेकंड मूवमेंट ऑफ आयन टूवर्ड इलेक्ट्रोड। दो चीज़ें होगी, एक डिकम्पोजिशन होगा और एक उसका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, किनका, आयनों का, कहाँ तक, इलेक्ट्रोड तक। तो दो चीज़ों को जोड़ देते हैं अपन। तो पहला हो जाता है आपका आयोनाइजेशन प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन टू इलेक्ट्रोड। अभी मैं इसको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले डिकम्पोज होगा, फिर आयन कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और न्यूट्रल हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है, ओके। अब देखें कि इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए आपको एक डिवाइस काम में लेना पड़ेगा, और वो डिवाइस जो काम में ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, या उसको कहते हैं वोल्टामीटर। क्या कहा जाता है उसको, वोल्टामीटर। तो बच्चों सबसे पहले आप इस वोल्टामीटर की स्ट्रक्चर को समझें। वोल्टामीटर क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो किसका बना होगा,
इंसुलेटर सब्सटेंस का, जैसे कि ग्लास का हो सकता है या किसका हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। ओके, इसके अंदर दो मेटल रोड लगाई जाती है और दोनों ही मेटल रोड सिमिलर मेटल की होती है, समान धातुओं की बनी होती है। और इस रोड को कनेक्ट किया जाता है किससे, सर्किट के द्वारा, परिपथ के द्वारा। ये आपके सेल के दो पोल हो गए, प्लस पोल और माइनस पोल। इधर आपका ये जो रोड जुड़ा है प्लस पोल से और ये किससे जुड़ा हुआ है, माइनस पोल से। और दोनों ही मेटल रोड को इलेक्ट्रोलाइट, जिसका आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, उसके सॉल्यूशन में डुबो दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है। जैसे कि NaCl इलेक्ट्रोलाइट है और ये इसका एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें आपने इसको क्या किया, डिप कर दिया। ओके, अब आप देखिए ये दोनों मेटल रोड क्या कहलाएगी, यहाँ पर इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड। क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोड। तो बच्चों इलेक्ट्रोड कौन होता है, तो इनका वर्क देखें। इलेक्ट्रोड करते क्या है यहाँ पे, ये आपके सर्किट से या सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कहाँ तक पहुँचा रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तक पहुँचा रहा है। यानी कि विद्युत धारा को परिपथ से या सोर्स से कहाँ तक, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तक या इलेक्ट्रोलाइटिक तक पहुँचाने का जो काम करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक, जनरली इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक इलेक्ट्रोड जो प्लस पोल से जुड़ा होता है, ठीक, इसको क्या कहते हैं, एनोड। और जो माइनस पोल से जुड़ा होता है इसको क्या कहा जाता है, कैथोड। एनोड का मतलब क्या हो जाता है, जिधर नेगेटिव आयन मूव करें। तो बच्चों नेगेटिव किधर करेगा, जिधर प्लस होगा। तो प्लस पोल से जुड़ने वाले की तरफ कौन आएंगे, नेगेटिव आयन। जैसे कि इसका आयनाइजेशन मैंने किया Na+ और Cl- में, तो ये नेगेटिव आयन किधर जाएगा, प्लस पोल की ओर। और कैथोड का मतलब होता है जिधर केटायन मूव करें। तो केटायन कौन है यहाँ पर, Na+, ये इधर मूव करेगा, इसलिए इसको क्या कहा गया यहाँ पर, कैथोड कहा जाता है। ठीक, आगे इसके जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनरली एनोड वो होता है, क्योंकि आप दो तरह के सेल पढ़ोगे, एक तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा और दूसरा क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वहाँ पर आपको एनोड और कैथोड पर चार्ज डिफरेंट मिलेंगे, एक पर प्लस है तो दूसरे एनोड पर यहाँ पर प्लस है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल में वहाँ क्या मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा। तो आप चार्ज से एनोड और कैथोड की पहचान ना करें। ओके, किसी भी सेल में अगर आपको पोल प्लस और माइनस पोल है तो आप यूँ नहीं कहेंगे कि प्लस पोल है, प्लस है इसका मतलब ये एनोड होगा, माइनस इसका मतलब कैथोड होगा। एनोड दरअसल वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड वह पार्ट होगा जहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन प्रोसेस होगा। ये आपका मेन है कि इलेक्ट्रोड कितने होंगे, दो होंगे। इलेक्ट्रोड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ तक ले जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट तक ले जाते हैं, वो आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रोड होंगे। इलेक्ट्रोड आपके क्या होंगे, प्लस और माइनस पोल वाले होंगे। एनोड होगा और कैथोड होगा। एनोड वो होता है जिधर क्या हो, एन आयन प्लस चार्ज होगा यहाँ पर, और एन आयन जिधर मूव करे, और जिधर प्लस आयन मूव करता है उसको क्या कहा जाता है, कैथोड। और जनरली एनोड वो होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है, ऑक्सीकरण पूरा होता है। और रिडक्शन वो होता है जहाँ पर, मतलब कैथोड वो होता है जहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस पूरा होता है। समझ में आएगी इसकी स्ट्रक्चर, ये आपकी वोल्टामीटर की स्ट्रक्चर है। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसको, ताकि स्ट्रक्चर आपके ध्यान में रहे। अब अपन समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कि ये किस तरह से होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को समझना है तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। चलो इस एग्जांपल से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, एक प्रैक्टिकल है जो आप खुद कर सकते हो और इसको बड़ी आसानी से देख सकते हो और मज़ेदार है वो। आप क्या करें, वहाँ पर कुछ सब्सटेंस आपको लेना है, जैसे कॉपर क्रोमेट लिया मैंने, एक NO3 लिया जो आपकी लैब में अवेलेबल होगा, एक फिल्टर पेपर लिया, एक ग्लास स्लेट ली, ठीक है, और दो मेटल के बने हुए क्रोकोडाइल क्लिप लिए, ठीक है, कपड़े सुखाते हैं ना बच्चों वैसे क्लिप, यूँ वो क्लिप लिए। ओके, ये चीज़ें आप पहले अरेंज कर लें, ठीक है, आपके स्कूल में लैब में ये चीज़ें मिल जाएगी। अब आप क्या करें, सबसे पहले आप एक फ़िल्टर पेपर लें, फ़िल्टर पेपर को लेकर KNO3 के सॉल्यूशन के अंदर क्या करें, उसको डिप कर दें, डुबो दें, भिगो दें। ओके, फिर आप एक ग्लास स्लेट लें, इस तरीके से, ये ग्लास स्लेट है, इसके ऊपर आप क्या करें, फ़िल्टर पेपर जो भिगा हुआ है उस फ़िल्टर पेपर को यहाँ पर रख दें। फिर दो क्लिप लें मेटल की और इन क्लिप से इसको क्या करें, फ़िल्टर पेपर को अटैच कर लें।
और अब आप इन दोनों क्लिपों को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें। ठीक, ये आपका प्लस पोल है, ये माइनस पोल है, ये प्लस पोल होगा, ये माइनस पोल होगा, ये आपका एनोड होगा और ये आपका कैथोड होगा। क्लियर है? ये आपको करना है। फिर उसके बाद आप इसमें कॉपर क्रोमेट की कुछ मात्रा यहाँ डाल दें, सॉल्यूशन भीगा हुआ कॉपर क्रोमेट है ना, जो थोड़ा सा नम हो। और अब आप इसको जैसे ही सर्किट से जोड़ेंगे और इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर दो चीज़ें देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे? एक तो आपको येलो कलर का जो धब्बा होगा, पिच होगा, वो मूव करेगा, और एक ब्लू कलर का जो धब्बा होगा वो भी मूव करेगा। ब्लू कलर का धब्बा इधर जाएगा, ये आपका ब्लू कलर होगा, और ये धब्बा किधर जाएगा? मूव करता हुआ इधर खिसकेगा। और येलो कलर का जो होगा वो धब्बा किधर जाएगा? आपका इस तरफ मूव करेगा। ये आपका येलो कलर का होगा और ये आपका किसका होगा? ब्लू कलर का होगा। आप एक्सपेरिमेंट को करके देखें, मज़ा आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? और ये बिल्कुल मूव करता जाएगा, इधर इधर आपका येलो कलर ब्लू कलर खिसकता जाएगा, इधर आपका येलो कलर खिसकता जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? तो आप देखें कि यहाँ पर मैंने क्या लिया था? कॉपर क्रोमेट। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, ये डिकम्पोज हुआ आयन में, कॉपर प्लस आयन और CrO4-2 आयन में। कॉपर प्लस 2 आयन का जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्लू होता है। और क्रोमेट आयन का कलर क्या होता है? आपका येलो होता है। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी दी तो कॉपर कलर प्लस किधर जाएगा? माइनस की ओर, तो माइनस पोल की ओर यानी कि कैथोड की ओर जाएगा। तो ये खिसकता हुआ इधर जाएगा तो आपको ये कलर मूव करेगा। और इस तरह से एनायन जो है वो किधर जाएगा? आपका एनोड की ओर यानी कि प्लस पोल की ओर, और ये इधर मूव करता हुआ दिखाई देगा। ये आप एक इलेक्ट्रोलाइसिस को देखने के लिए, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ कि साइंस में हमेशा जहाँ तक संभव हो आपके पास अगर इक्विपमेंट हो तो एक्सपेरिमेंट करके देखें, कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब इस प्रोसेस को किस जगह पर आपका ऑक्सीडेशन, क्योंकि रेडॉक्स प्रोसेस है, किस जगह पर ऑक्सीकरण हुआ और किस जगह पर अपचयन हुआ है और कैसे होता है, अब आप इसको पूरी कंप्लीट रिएक्शन को समझें। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। जैसे HCl का हमने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइसिस किया। एक वोल्टामीटर लिया, ओके, यहाँ पर हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रोड लगाए, इनको हमने क्या किया? जोड़ दिया सर्किट से, माइनस और प्लस पोल से। ये प्लस पोल, ये माइनस पोल, ये आपका क्या है? प्लस पोल है तो एनोड है, और ये माइनस पोल है तो यहाँ पर क्या होगा? ये कैथोड होगा। और HCl का सॉल्यूशन लिया और इस दोनों इलेक्ट्रोड को इसमें क्या किया? हमने डुबो दिया, डिप कर दिया। और अब हमने क्या किया? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी किधर जाएगी? प्लस पोल से होती हुई किधर जाती है? माइनस पोल की ओर। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइनस पोल से जाते हुए किधर जाएंगे? प्लस पोल की ओर। हमेशा धारा किधर जाती है? धारा प्लस पोल से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन माइनस पोल से किधर जाते हैं? प्लस पोल की ओर। ध्यान रखेंगे। अब आप जैसे ही इसमें धारा प्रोवाइड करोगे तो HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है ये आयोनाइज होगा और H+ और Cl- में टूट जाएगा। मैं यहाँ पर 2 मोल ले लेता हूँ तो 2H मिलेंगे और 2Cl आयन। और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है तो जो बॉन्डिंग पेयर है वो किसके पास रहेगा? क्लोरीन के पास। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके, अब आपने क्या किया? अब आप प्रोसेस को देखेंगे तो होगा क्या? जैसे ही आयनाइजेशन होंगे तो H+ आयन किधर मूव करने वाला है? कैथोड की ओर। और Cl- आयन किधर मूव करेगा? एनोड की ओर। और जब इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं अपन कैथोड पर क्या होने वाला है। सॉरी, इसके पहले मैं आपको एनोड, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। एनोड पर क्या होने वाला है तो एनोड के प्रोसेस को देखें। एनोड पर कौन जाएगा? क्लोरीन यहाँ आएगा। ठीक है, तो 2 क्लोरीन आयन आपके कहाँ पहुँच गए? एनोड पर। और ये पहुंचकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्री कर देंगे। तो किसी सब्सटेंस के द्वारा, आयन के द्वारा या एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना, रिलीज करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। ठीक है बच्चों, एनोड पर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा। क्लियर? अब आप बात करें कैथोड पर, तो कैथोड पर क्या होने वाला है? कैथोड पर आपके 2H+ पहुँचेंगे। जैसे ही यहाँ पहुँचे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया है,
और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, मूव करते हुए कैथोड की ओर। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज करके किस में बदल देंगे, H2। तो एक जगह पर आपको Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी, एक तरफ पर आपको कौन सी हो जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, लिए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ये प्रोसेस पूरा क्या होगा, रेडॉक्स होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। ये है आपके इलेक्ट्रोलाइसिस का पूरा प्रोसेस। समझ में आया। आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, आयन में टूट जाएंगे, आयन क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, और वहाँ पर जाकर क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। अगर नेगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन देखकर न्यूट्रल होगा, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। और पॉजिटिव आयन जहाँ पहुँचेगा यानी कि कैथोड पर, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, लेगा, और वहाँ पर रिडक्शन होगा। और इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के बाद अब मैं जब आपको बताने वाला हूँ कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को अगर ध्यान से देखें तो उसमें 2 प्रोसेस होते हैं। पहली चीज़ क्या थी, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है इसका डीकम्पोजिशन कितना होता है, यानी कि नंबर ऑफ आयन। सेकंड चीज़, इन आयनों का इलेक्ट्रोड पर जाना और यहाँ जाकर न्यूट्रलाइज हो जाना, इस तरीके से। ये मैंने आपको समझा दिया। तो 2 प्रोसेस कौन से हुए, पहला हुआ आयोनाइजेशन, दूसरा हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन। और दोनों को प्लस किया जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस में आप कितनी चीज़ों को शामिल करेंगे, आयोनाइजेशन पहला, प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। और इस सेल का एम क्या है, वही है कि आप में इस कितना रासायनिक प्रयोग, यानी कि अगर आप जैसे NaCl से सोडियम और क्लोरीन को प्राप्त करना चाहते हैं, तब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को काम में लेंगे। और इस सेल का ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी कि ये कितने ज़्यादा Na और कितने ज़्यादा क्लोरीन आपको मुक्त करके दे दे इलेक्ट्रोड पर। ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, तो जितने ज़्यादा Na यहाँ पर मुक्त हो और यहाँ पर क्लोरीन गैस ज़्यादा मुक्त हो, इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो सबसे पहले उसका आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाए। जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर Na और क्लोरीन मिलने वाले हैं, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा प्राप्त होने वाला है। और दूसरी चीज़, ये आसानी से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर जाए, और जितना आसानी से ट्रांसपोर्ट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ आयन्स यहाँ ज़्यादा होंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एम को ध्यान रखें। सेकंड चीज़ क्या है, कंडक्टिविटी की बात करें। इस सॉल्यूशन की या इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है, इसकी कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, वो भी यही चीज़ है। जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतने आयन का फ्लो होगा और कंडक्टिविटी यानी कि चालकता उसकी ज़्यादा होगी। तो अब ये आयनाइजेशन होना और ट्रांसपोर्ट होना, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। यही आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ने का उद्देश्य होता है। ओके, अब आप देखें कौन कौन से फैक्टर होंगे। पहली चीज़, इसके आयनाइजेशन की बात करें तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपकी अपगति की नेचर क्या है। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट आपके 2 कैटेगरी में है। कौन कौन से, एक तो स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। स्ट्रॉन्ग ज़्यादा आयनाइज होते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ आयन मिलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और वीक होने पर इलेक्ट्रोलाइसिस रेट जो होगी वो क्या होगी, आपकी कम होगी। क्लियर है। सेकंड है सॉल्वेशन ऑफ आयन। किसी भी सॉल्वेंट में आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं और वह आयनाइजेशन होता है, जैसे ये आपका हो गया ये, और अगर ये सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट हो तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, इसके साथ अटैच हो जाएंगे और इसका साइज बढ़ जाएगा। और जब ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो इसको इलेक्ट्रोड तक मूव करने के अंदर क्या होगा, कठिनाई आएगी, आसानी से फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस की रेट क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी कि आयन और सॉल्वेंट के बीच में लगभग इनर्ट मीडियम हो, आपस में ज़्यादा इनके आकर्षण ना हो। अगर इनका, इसको हम जनरली जल योजन कहते हैं, आयनों का जल योजन,
है ना, हाइड्रेशन हो जाता है। तो जलीयोजन होने पर आयनों का आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण कि इसको फ्लो होने में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, आसानी से फ्लो नहीं होगा। ओके, तीसरी चीज़ है डीकम्पोजिशन किस पर डिपेंड कर रहा है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने इसमें कितनी धारा प्रवाहित की है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है डीकम्पोजिशन होना, एनर्जी का सोर्स क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे उतना ही ज़्यादा डीकम्पोजिशन क्या होगा, बढ़ेगा। इसके अलावा और क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फेराडे रूल। फेराडे ने इस पर काम किया और उसने अपने रूल दिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ इनका क्या कोरिलेशन होने वाला है। अगली चीज़ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। भाई आयनों को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इस सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बाधा डालेंगे। इसका मतलब जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा सॉल्यूशन उतना ही आयनों को फ्लो होने में कठिनाई होगी और ये इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसका मतलब कंसंट्रेशन का इस पर रोल होगा, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन या सॉल्यूशन डेंस होगा उतने ही आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस धीमा हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आप क्या करोगे, डाइल्यूशन होने पर, तनु करते हैं इसको, तो इलेक्ट्रोलाइसिस की रेट बढ़ जाती है। और क्या इफेक्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पर हम कोलराउस के नियम को पूरा पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखें, आगे के पॉइंट नहीं है। कोलराउस ने हमें क्या बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जो सॉल्यूशन काम में लिया जा रहा है उसकी कंसंट्रेशन के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस या उसके अंदर होने वाली प्रभावित होने वाली धारा पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो आपका कोलराउस नियम बताएगा। पर एक चीज़ और होती है एंडोथर्मी के टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होने वाला है, तो जनरल समझ सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन जितनी भी होती है वहाँ पर आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और आयनों का फ्लो ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आपका अधिक सीमा तक क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ये आपके मेन फैक्टर्स है जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, ध्यान रह जाएगा। और इसका ध्यान हमें क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है कि यहाँ से किसी भी सब्सटेंस में से आप उसके अंदर केमिकल चेंज लाना चाहते हो। और केमिकल चेंज किन बातों से हम मेजर कर सकते हैं, तो इस सॉल्यूशन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, यानी कि कितनी कंडक्टिविटी है इसकी। जितनी ज़्यादा इसकी चालकता होगी उतना ही किसको रिलेटेड करेगा, आयनों की संख्या को। आयन ज़्यादा, चालकता ज़्यादा, और जितने ज़्यादा आयन उतना ही इलेक्ट्रोड पर आपका सब्सटेंस ज़्यादा मिलेगा आपको, यानी कि रिजल्ट ज़्यादा प्राप्त होने वाला है। ओके, समझ में आ गया ये। तो ये आपके 5 फैक्टर हैं जनरली, और इन पर हम एक फैक्टर पर फेराडे का रूल है, दूसरे पर ये टेम्परेचर का इफेक्ट जनरल होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रोलाइसिस की रेट बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन कम होने पर इलेक्ट्रोलाइसिस की रेट बढ़ेगी। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, गाढ़ा होने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है सॉल्यूशन का, जिसके कारण कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की जो आपकी रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ सीधा संबंध है, क्योंकि जितनी ज़्यादा धारा दोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस की रेट बढ़ जाएगी। और सॉल्वेशन ऑफ आयन, तो जब आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आयनों के साथ ज़्यादा कोरिलेटेड ना हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस की रेट बढ़ जाती है। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में रिजल्ट देंगे। ओके, समझ में आ गया ये। तो आप इन फैक्टर्स को कॉपी में नोट कर लें, और मैंने आपको इसको पूरा समझा दिया। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है, या जो आप इन इलेक्ट्रोड पर रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो एम है, उन फैक्टर, ये जो फैक्टर हैं, इन्हीं फैक्टर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कितना वैल्यू को कम ज़्यादा किया जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस का रिजल्ट कितना कम ज़्यादा होने वाला है। ओके बच्चों, कंटिन्यू रहें।